नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 5 अगस्त है। ग्रुप डी के तीनों शिफ्टों का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तीनों शिफ्टों में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आए थे उनके बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि अगर आपके आने वाले टाइम में ग्रुप डी के एग्जाम है तो पेपर में थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल सके। अगर आप ये कहोगे कि सर क्या नया पूछा गया, तो नया कुछ भी नहीं पूछा गया है। वही बेलन के क्वेश्चन कल पूछे गए थे, वही आज पूछे गए, थोड़ा बहुत वही है। कल क्षेत्रफल पूछ लिया था, आज आयतन पूछ लिया है। इसके अलावा जो ट्रिकोनोमेट्री के छोटे मोटे क्वेश्चन थे, आज भी वैसे के वैसे ही क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो आप ये कहोगे कि सर ये नया क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले की बुक देखोगे तो भी ऐसा क्वेश्चन है। यानी कि नया कुछ भी नहीं पूछा है। आप ये कहोगे सर 11 के भाजकता का नियम भी तो पूछा गया है। तो ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हर स्टूडेंट को लगभग लगभग पता होते हैं। तो कहने का मतलब ये है 25 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल लो लेवल के हैं, जिनको हर कोई स्टूडेंट बना सकता है। बाकी के 5 क्वेश्चन मॉडरेट, अगर थोड़ी बहुत अच्छी तैयारी है तो कर सकते हो। और अगर आपकी बढ़िया तैयारी है तो आराम से 24-25 क्वेश्चन आप पूरे में से पूरे करके आओगे। ठीक है, चलिएगा आज की क्लास की हम शुरुआत कर देते हैं। आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे सर ज्योमेट्री के क्वेश्चन के साथ में। तो ज़्यादातर स्टूडेंटों का ये कहना था कि सर आपने इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक नहीं करवाया और ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा ऐसे क्वेश्चन में है ही क्या, आपके पास है सबसे सिंपल ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ही सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों का डायरेक्टली आंसर बताने के लिए 1 से 2 मिनट का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हो सकता है कि आज आपको ये क्वेश्चन थोड़े बहुत कम दिखाई दे। क्यों कम दिखाई दे? क्योंकि कहाँ चला गया, क्योंकि इस कैमरे का हमारे पास है रिमोट हो चुका है खराब। तो हो सकता है कि बीच बीच में क्लास आपको ब्लर भी दिखाई देगी, कभी चेहरा भद्दा दिखेगा, कभी बोर्ड भद्दा दिखेगा, क्योंकि इसके बगैर काम चलेगा। कल मैं इसे ठीक करवा लूंगा, लेकिन कल आपकी क्लास अपलोड नहीं होगी, अब परसों शाम को होगी सीधे ही। ठीक है ना? तो आप इंतजार नहीं करें, अपने हिसाब से तैयारी करते रहे। आप पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया है। तो आइएगा, हम जानेंगे कि सर ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे 5-5 सेकंडों में बना सकते हैं। 5 सेकंड में, 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हम कैसे दे पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट जानना जरूरी है। और पॉइंट क्या है यार, सिंपल टपोरी सी लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है सर? लैंग्वेज ये है आपके पास है कि मान लीजिए सर आपके पास दो समांतर रेखाएं। आपके पास क्या है? दो समांतर रेखाएं। दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काट देती है, तो आपके पास ये एक टपोरी सी आकृति बन गई। अब इसके बारे में क्या क्या चीजें आपको जानना जरूरी है। सर पहला पॉइंट तो आपको ये जानना जरूरी है इसके बारे में कि इसमें जो संगत कोण बनेंगे ना वो बराबर होंगे। पहला पॉइंट क्या है आपके पास कि सर इसमें जो संगत कोण है ना, संगत कोण बराबर होंगे। क्या होंगे आपके पास है? सर संगत कोण आपके पास बराबर होंगे। अब आप ये कहोगे संगत कोण कौन से होते हैं? भाई संगत कोण वो होते हैं, जैसे आप एक काम करो, इसको यहां से काट दो। अब आपको दो आकृति एक जैसी दिख रही है। अगर दो आकृति एक जैसी दिख रही है तो इसमें जो डायग्राम बनाओगे वही आप इसमें बनाओ। जैसे आपने क्या किया सर, इसमें हमने यहां पर एक कोण बना दिया, यहां पर तो सेम आकृति थी, तो आप इसमें यहां पर भी एक कोण बनाइएगा, तो ये इसके बराबर होगा। भाई जब आकृतियां ही सेम है तो बराबर ही हुए ना, और इन्हीं को हम संगत कोण कहते हैं बस। यानी हम ये कह सकते हैं सर, मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया कोण 1। क्या नाम दे दिया? थोड़ा मार्कर को और कमजोर करता है क्योंकि लिखने में सुविधा रहेगी। मान लीजिए सर हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया ये कोण का निशान 1। और 1 2 3 4 तो यहां तक लिख देंगे हम, क्योंकि 1 2 3 4। फिर इसको हम नाम दे देंगे कोण 5। क्या नाम दे देंगे? कोण 5। तो क्या एक 5 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? भाई एक जैसी आकृति है तो जब एक ही जगह पे आप कोण बनाओगे तो बराबर ही हुए। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें आपके पास है कोण 1 बराबर होगा आपके पास है कोण 5 के। किसके बराबर होगा? कोण 5 के बराबर होगा। अगर आप एक कोण यहां बना देते हो जिसको हम दो नाम दे देते हैं, तो आप ये बताइए इसमें कहां बनेगा आपके पास? यहां बनेगा। 5 के बाद क्या आएगा आपके पास? इसमें 6 आएगा। तो कोण 5 किसके बराबर होगा? सॉरी, कोण 2 किसके बराबर होगा? सर कोण 2 बराबर होगा आपके पास है कोण 6 के बराबर। एक बच्चा भी बता सकता है, वो खुद भी बना सकता है ऐसे कोण। फिर आप क्या करोगे सर, यहां बना देंगे हम और इसका नाम रख देंगे कोण 3। ये क्या है? कोण 3 है। तो आप यहां बनाओगे तो इसका क्या नाम रखना पड़ेगा? 7। तो हम ये कह सकते हैं सर इसी तरीके से ये हो गया आपके पास है कोण 3 बराबर होगा आपके पास है कोण 7। और ऊपर क्या बनाएंगे सर? हम कोण 4 बनाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है सर? कोण 8। तो ये संगत कोण होते हैं, बस कुछ नहीं करना। अब आपने जो काम किया, इसको काटा था ना, इसको वापस से मिला दो, इसको वापस से मिला दीजिएगा। और सर यहाँ पर बन जाएगा आपके पास है कोण 4, और यहाँ पर बन जाएगा आपके पास है कोण 8।
पहला पॉइंट क्लियर है, संगत कोण की कहानी खत्म है आपके पास। संगत कोण क्या होते हैं आपके पास है, जो समान जगह पर बने और सर वो उनके मान भी बराबर होते हैं। अगर यहाँ 75 डिग्री का कोण है ना आपके पास है, यहाँ 75 डिग्री का है तो यहाँ भी 75 डिग्री का ही होगा। यहाँ अगर मान लीजिए कितने का 70 डिग्री का है तो यहाँ 70 डिग्री का ही होगा, ध्यान में रखना। सर दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो सर एक शब्द आता है आपके पास है एकांतर। एक शब्द क्या आता है सर, एक आता है आपके पास है एकांतर। एकांतर अंतः कोण, ये क्या होता है? एकांतर अंतः कोण ये भी बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। एकांतर अंतः कोण क्या होंगे आपके पास? बराबर होंगे। अब बताइए एकांतर अंतः कोण किसे कहते हैं? भाई सर अगर हम एकांतर अंतः कोण की मतलब जो अंदर बने हुए हैं वो कौन है आपके पास? अंदर कितने सारे कोण बने हुए हैं? 4। भाई अंदर कितने कोण बने हुए हैं सर? अंदर 4 बने हुए हैं, 1 2 3 4। तो इनमें एकांतर कौन सा है? भाई ये तो आपके पास है कोण 2 और 5, ये तो क्रमागत है। भाई ये तो लगातार है ना, तो इसको तो हम लगातार कहेंगे। सर एकांतर यहां पर आया एक छोड़ के, यानी 2 में से 5 छोड़ दो और ये हो गया आपके पास 8, ये बराबर होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं सर कोण 2 बराबर होगा आपके पास है किसके? कोण 8 के। किसके बराबर होगा? कोण 8 के। और कोण 3 का मान किसके बराबर होगा आपके पास है? कोण 5 के बराबर होगा। क्लियर है आपके पास? जिस तरीके से आपने एकांतर अंतः कोण बराबर किए, इसी तरीके से आप कह सकते हो कि सर एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। एकांतर बाह्य कोण ये भी क्या होता है आपके पास सर? ये भी हमारे पास है बराबर होंगे। एकांतर बाह्य कोण भी क्या होंगे? बराबर। अब बाहर कौन कौन से बने हुए हैं सर? ये रहे आपके पास। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये तो आपके पास है लगातार है, तो एकांतर बाह्य कोण एक को छोड़ दो इसको, यानी कि 1 के बराबर कितना है? 7 है। हम ये कह सकते हैं सर 1 के बराबर कितना है हमारे पास है? 7 है। और 4 के बराबर कितना है सर? 6। 4 के बराबर कितना आपके पास है? 6। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आई? 4 के बराबर कितना हो गया? 6। 1 के बराबर कितना हो गया आपके पास? 7। तीनों पॉइंटों में कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट और समझ लो। चौथा पॉइंट आपको ये समझना है सर, अगर मान लीजिए आपने क्रमागत लिख दिए, क्रमागत, क्रमागत अंतः कोण, क्रमागत अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? कि इसलिए होता है सर वो एक लाइन पे बनते हैं। जैसे देखो अगर हम लगातार की बात करें कि क्रमागत, इसके बाद ये ही तो आएगा तुरंत ही, तो ये एक लाइन पे बनते हैं। एक सीधी लाइन पे हमेशा ही 180 डिग्री का कोण बनता है। तो सर क्रमागत अंतः कोणों का योग आपके पास कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है आपके पास? 180 डिग्री होता है। अगर आपको समझना तो आप ये कह सकते हो सर कोण 2 को और कोण 5 को जोड़ दीजिए आप, इसका मान कितना होगा आपके पास? 180 डिग्री। ऐसे ही कोण 3 और कोण 8 को जोड़ दीजिएगा आप, इसका मान भी कितना होगा आपके पास? 180 डिग्री होगा। क्लियर है आपके पास? तो अब मुझे बताओ क्या ये 5 पॉइंटों में कोई दिक्कत आएगी? एक बच्चा भी नहीं समझ सकता है क्या इनको? हर कोई समझ सकता है। सर एक चित्र ही तो बनाया है और छोटी मोटी लाइनें लिख दी। एक और लास्ट पॉइंट समझ लीजिए इसमें, और वो होता है आपके पास है शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा शीर्षाभिमुख कोण हम इसी में समझने की कोशिश कर ले। वैसे शीर्षाभिमुख कोण ये होता है, देखो सर चलो हम ये बात कर लेते हैं। सर मान लीजिए आपके पास है इस तरीके से ये लाइनें काटे, तो यहाँ इसके सामने ये जो होगा इसे हम क्या बोलते हैं सर? ये होता है हमारे पास है शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या होता है सर? ये होता है हमारे पास है शीर्षाभिमुख। सही, आप भाई सही लिख लेना, शीर्षाभिमुख जो भी है सर, ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है आपके पास सर? ये भी आपके पास है बराबर होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कैसे बराबर होता है? यहाँ 45 है तो यहाँ 45 होगा। जैसे कोण 8 के बराबर क्या होगा आपके पास है सर? अगर हम इसको इस डायग्राम से समझे ना, तो हम ये कह सकते हैं कोण 8 किसके बराबर होगा आपके पास है? कोण 6 के बराबर होगा। कोण 7 कोण 5 के बराबर होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। इतना ही रटना है बस। एक बार आप रट लीजिए, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, क्रमागत कोण तो लगातार एक लाइन पे बनेंगे, 180 डिग्री होगा। आइएगा एक क्वेश्चन से हम कोशिश करते हैं समझने की। सबसे पहले एक इजी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसे सारे इजी होते हैं यार, इसके क्या ही के डिफिकल्ट बनेंगे। जब एक त्रियक रेखा को 2 समांतर रेखा काटे, सर ये हमारे पास में जब एक त्रियक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटे, 2 समांतर रेखाओं को काट दिया इसने इस तरीके से, तो एकांतर आंतरिक कोणों के माप में से एक का मान, इसने क्या कहा है सर? एकांतर आंतरिक कोण, एक अंतर, एक के अंतर से जो कोण बनेंगे वो कैसे होंगे? एक के अंतर से जो कोण बनेंगे वो तो बराबर होंगे, तो आपके पास 115 ही होगा।
भाई एक के अंतर से लगातार बनते हैं तो उनका मान 180 होता है, लेकिन एक छोड़ दिया तो उसका मान 115 ही, वो जो पहले था वही होगा। यानी कि सर अगर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर 115 डिग्री का कोण है तो इसने इसका मान पूछा तो ये एकांतर हो गया आपके पास और अंतः कोण हो गया, तो बस आपका आंसर खत्म है। ये था आपके पास है क्वेश्चन। आइएगा हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। मैंने कहा ना हो सकता है क्वेश्चन आपको थोड़ा कम दिखाई दे, लेकिन डायग्राम आपको कम दिखाई देगा, तो मैं आपको इसको यहाँ बना देता हूँ कि ये डायग्राम आखिरकार किस तरीके से बना हुआ है। ये इस तरीके से आपके पास एक डायग्राम ये यहाँ पर बना हुआ है। ये आपके पास है पी पॉइंट है, ये आपके पास है क्यू पॉइंट है, ये ए है, और ये क्या है आपके पास बी है, और ये सी डी है इसका नाम। ठीक है, ये पहले जहाँ पर बनेंगे मिलेंगे वहां पर एम है, इसका नाम आपके पास एन है। यहाँ पर आपको 55 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ये एग्जाम में दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब हम बातें करते हैं कि ये वाला कोण पूछा है हमसे, कौन सा वाला पूछा है, ये वाला कोण पूछा है। तो अगर हम इसमें बात करें सर, कोण पूछा है हमसे सी एन और एम। ठीक, अब इसको पढ़ना कैसे है, अगर वैसे हम इसको नहीं पढ़े ना तो अभी सीधे आंसर इसका बता सकते हैं, सीधे आंसर आप कैसे बता सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक बार मैं थोड़ा सा इसको पढ़ना सिखा दूं आपको। चित्र में दो समांतर रेखा ए बी और सी डी को एक तिर्यक रेखा पी के द्वारा काटा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, दो लाइनें हैं, एक तीसरी लाइन इनको काट देगी। सबसे पहले आप यहां से पढ़िए, यदि कोण पी से शुरू करिए, पी एम बी, पी कहां पर है आपके पास सर, पी से शुरू करो एम पे और इस साइड घूमना है एम, 55 डिग्री है। तो आपको बताना है कि कौन सी से शुरू करोगे, इस बार सी यहाँ पर है, सी से किधर जाओगे यहाँ, और यहाँ से किधर घूमोगे फिर सर, ऊपर घूमेंगे, यानी ये वाला कौन पूछा है। तो अगर ये वाला कौन पूछा है तो आप ये बताइए, ये तो बाहर का कौन, ये तो आपके पास है बाह्य कौन है, ये आंतरिक कौन है। ठीक है, तो हम इसको किसकी मदद से निकालेंगे सर, इसको हम इसकी मदद से निकालेंगे कि हम ये जानते हैं कि ये लगातार जो कोण बनते हैं ना, क्रमागत जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम 180 में से 55 घटा देते हैं तो हमारे पास 125 बचेगा, यानी हम ये कह सकते हैं सर इसका मान हमारे पास 125 डिग्री आएगा। और अगर इसका मान 125 है तो ये क्रमागत नहीं है, ये तो एकांतर है, तो इसका मान भी 125 डिग्री होगा, और यही आंसर है आपके पास है, यही आंसर है। ऐसे ही करना है क्वेश्चन को आपको, यानी कि आप ये कह सकते हो सर लगातार अगर कोण बन रहा है तो उसका योग तो 180 डिग्री होगा, और एकांतर बन गया तो वो बराबर हो गए। इतना ही तो रटना है, बाकी रटना ही क्या है आपको। आइएगा कुछ क्वेश्चनों से और हम करते हैं, जैसे सर हमारे पास एक और क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इसको भी मैं डायग्राम बना देता हूँ कि सर एक दो समांतर रेखा है, लेकिन इस बार दो ही रेखा इनको काट रही है। यहाँ पर आपके पास ए है, यहाँ पर आपके पास सी है, यहाँ पर आपके पास है बी है, और यहाँ पर आपके पास है क्या है, डी है। क्वेश्चन ने आपसे सब कुछ कहा कि ए का मान कितना है आपके पास है सर, ए का मान आपके पास 92 डिग्री है, यानी सर यहाँ पर 92 का आपके पास है क्या बन रहा है, कौन बन रहा है। तो ये आकृति एक जैसी है, यानी सर अगर मान लो यहाँ पर आपके पास में, इसको सही लिख दो आप चाहे तो, सर यहाँ पर आपके पास है 92 का कोण बन रहा है, जो कि आपके पास है क्या है, ए पॉइंट है। तो यहाँ अगर 92 है तो यहाँ भी मैं ये मानता हूँ यहाँ भी आपके पास है 92 होगा, क्योंकि सेम लोकेशन है आपके पास। अगर ये आपके पास 92 है तो ये एक लाइन पे यानी कि लगातार है, और लगातार जहाँ बन गए वहाँ 180 मान होता है उनका, लगातार का मान कितना होता है 180। अगर हम इसको 180 में से घटाते हैं तो कितना बचेगा 88, कितना बचेगा आपके पास 88, यानी सर हम ये कह सकते हैं बी का मान 88 है। अगर ये 88 है तो ये शीर्षाभिमुख कोण हुए कि नहीं हुए, इसका मान 88 आएगा कि नहीं आएगा, तो किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। क्लियर है, अच्छी तरीके से समझ आया ना सर, हमने कितने सारे लगा दिए, शीर्षाभिमुख कोण यहाँ काम आ गया, अगर इसका मान सर बराबर होता है, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्लियर है, अब कौन सा क्वेश्चन बच गया सर, पहला कर लिया, एक कर लिया, ऐसा दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया, एक ये चौथा है, ये थोड़ा सा एक्स वाई वाला है, आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन क्या है सर, रेखा ए बी और सी डी के रेखा ए बी, यानी सर एक रेखा है आपके पास है ए, और दूसरी एक और रेखा है वो है सी डी, इसका नाम हमारे पास है ए बी है, इसका नाम हमारे पास है क्या है, सी डी है। इनको एक तीसरी तिर्यक रेखा काटेगी, बिल्कुल काटेगी, और उसका नाम है हमारे पास है पी, और क्या है आपके पास क्यू। कहाँ पर काटेगी, ए बी को तो काटेगी एम पर, तो यहाँ तो एम है, और सी डी को काटेगी एन पर, यहाँ पर एन है। यदि कोण पी से शुरू करो आप, यदि कोण पी और कहाँ आओगे एम, और किधर घूमोगे बी की साइड, तो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण का मान आपके पास है 5x डिग्री, तो केवल 5x लिख दो आप। तो आगे कोण इस बार बी से शुरू करो, बी से शुरू करो, एम पे आ जाओ और नीचे घूम जाओ, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये वाला जो कोण है ना आपके पास, ये कितना है
3x प्लस 2y है, ये है आपके पास है 3x प्लस 2y लिखा है मैंने, 3x और प्लस क्या है आपके पास है 2y है। ओके, अब d पे पहुंच जाओ, d ये रहा, d से कहाँ होगे n, n से कहाँ होगे आप q, और ये वाला कितना है आपके पास, सर ये है आपके पास है x प्लस 3y, ये कितना आपके पास x प्लस 3y, कौन सा पूछा है सर, bmn यानी कि b m और n, यानी कि सर इसका मान पूछा है हमसे, क्या पूछा है इसका मान। दो तरीके हैं बनाने के, एक तरीका तो यह है कि आप यहां सरल करके x और y का मान निकालो, यहां पर रखो, आंसर आ जाओ। दूसरा तरीका यह केवल x का मान निकाल दो, केवल x का मान निकाल करके और आप यहां रख दो। अगर हम x का मान यहां रख देंगे, जैसे x का मान 10 आया, तो ये अगर 50 है तो ये लगातार कोण तो 180 डिग्री का होता है, तो बाकी 130 डिग्री का हो जाएगा, दूसरा कोण 130 डिग्री का हो जाएगा। तो सर हम एक काम करते हैं, x का ही मान निकाल लेते हैं, लेकिन x का मान कैसे निकालेंगे आइएगा। सबसे पहले बताइए कोण किसके बराबर होगा। सर सबसे पहले अगर हम बात करें तो संगत कोण देखो, ये अंदर बना हुआ है, ये इसमें अंदर बना हुआ है, सेम लोकेशन पे है दोनों, तो ये दोनों बराबर होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा आपके पास है 3x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है x प्लस 3y। क्लियर है आपके पास, x को इधर ले आओ, सर x को अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास है 2x ही बचेगा। अरे भाई ये इधर आते ही माइनस का हो जाएगा आपके पास, ये इधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। तो हम ये कह सकते हैं सर बाई का मान हमारे पास है 2x है, बाई का मान कितना आ गया, यानी सर जहां पर भी बाई होगा ना वहां हम 2x रख देंगे। इसका मतलब ये है जहां पर भी बाई हुआ वहां पर हम कितना रख देंगे 2x रख देंगे, क्योंकि हमको x का मान निकालना है इसलिए। आगे फिर से पढ़िएगा। अब अगर हम देखो एक समीकरण से तो कभी मान निकलेंगे नहीं, तो आपको एक और समीकरण उठानी पड़ेगी। कहाँ से सर, लगातार जो कोण बनते हैं ना उनका मान 180 डिग्री होता है, तो इनका मान इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 होगा। तो सर 5x प्लस 3x और प्लस 2y और बराबर कितना होना चाहिए आपके पास 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं x वाली संख्या जुड़ जाएगी, तो ये 8x प्लस कितना हो गया आपके पास है 2y और बराबर कितना आपके पास है 180 है। आप एक काम करो, इस पूरे में 2 का भाग दे सकते हो ना, क्योंकि 2 का भाग जा रहा है, तो समीकरण छोटी हो जाएगी, 4x हो जाएगा और प्लस आपके पास y हो जाएगा और बराबर ये 90 रह जाएगा। ये रूल होता है, अगर आपको पूरी संख्या किसी से कट रही है ना तो आप उसको काट सकते हो ताकि इक्वेशन आपकी सिंपल हो जाए। अब आप ये बताइए बाई की जगह पर कितना रख सकते हो 2x, बाई कहाँ पर है यहाँ, तो सर ये 4x तो पहले से है, हमने क्या किया बाई को हटा दिया और बाई की जगह 2x रख दिया और बराबर कितना आपके पास है 90 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा सर 6x का मान अगर आपके पास है 90 डिग्री है तो फिर x का मान कितना आपके पास सर, x का मान हमारे पास है 15 डिग्री आएगा। अगर x का मान आपने 15 डिग्री बड़े प्यार से निकाल लिया तो आप यहाँ रख दो इसको। सर जैसे ही हम यहाँ 15 रखेंगे तो 15 5 कितना हो जाएगा 75, यानी कि सर 5 इंटू 15 बराबर सर ये आपके पास 75 डिग्री है। अगर ये 75 डिग्री है तो आप अच्छे से जानते हो कि पूरा लगातार कोण 180 डिग्री का होता है, तो फिर 180 में से अगर हम 75 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 105। बस आंसर आ गया। किस ऑप्शन में आपके पास, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। बताइए क्या किसी भी तरह की किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी आई, बताओ क्लियर है, ठीक है ना, आगे बढ़े चलिएगा। तो आ जाइएगा आप अगले क्वेश्चन पर, और जो आपके पास है एक और क्वेश्चन ये रहा, किसी कोण का पूरक कोण कोण के दुगने से 12 ज्यादा है तो कोण ज्ञात कीजिए। दिख रहा है ना क्वेश्चन, तो आपको मैंने कहा ना रिमोट खराब है, अगर क्वेश्चन नहीं दिखे तो वही आज के लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। किसी कोण, अच्छा पूरक कोण किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं सर, पूरक कोण का मतलब ये होता है जिसका योग आपके पास है 90 डिग्री हो। योग कितना होना चाहिए आपके पास है 90 डिग्री, और अगर सर योग 90 डिग्री है ना तो वह पूरक कोण में आता है। अगर योग 90 डिग्री है तो हम उसे पूरक कोण कहते हैं, हम उससे क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, अभी जो आपको पढ़ा है उसको पहले इस ये ज्योमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए है ना मैं आपको सारे करवा देता हूँ। तो सर इसने कहा कि पूरक कोण कोण के दुगने से 12 ज्यादा है। किसी कोण का पूरक कोण, किसी कोण का पूरक कोण, तो हम ये मान लेते हैं कि सर किसी कोण का पूरक कोण कितना होगा आपके पास है सर, इस पूरक कोण उसे कहते हैं जिसका योग 90 डिग्री हो। अगर हम पहला कोण इसका पूरक हम x मान लेंगे तो अगला क्या हो जाएगा सर, अगला हो जाएगा आपके पास है 90 माइनस एक्स। भाई ये तो आपने सीखा होगा कि जैसे मैंने ये कहा कि ये आपके पास है 10 है, अगर आप पहली संख्या 2 मान लोगे तो ये कितनी है आपके पास है, या तो 8 लिख दो या 10 माइनस 2 लिख दो, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे जब वापस ये भी तो आना चाहिए। तो सर पहला पार्ट इसमें x है तो दूसरा पार्ट 90 माइनस एक्स हो जाएगा। वो कह रहा है कि कोण के दुगने से 12 ज्यादा है, कोण वाला ये वाला है ना, ये इसके दुगने से,
इसके दुगने से कितना ज्यादा आपके पास है? सर इसके दुगने से 12 ज्यादा है, तो आप इसको 12 ज्यादा कर दीजिएगा और यहां लगा दीजिए बराबर का निशान। देखिए क्वेश्चन ने कहा है किसी कोण का पूरक कोण, सॉरी मैंने गलत बोल दी लैंग्वेज, फिर से बोलना चाहूंगा। किसी कोण का पूरक कोण कोण के दुगने से 12 ज्यादा है। ये आपके पास है कोण है x, इसका पूरक कोण आपके पास है ये है। क्यों है? क्योंकि इसको जब आप इसमें जोड़ोगे तो आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो अगला वाला पार्ट है ना, ये दुगने से 12 अधिक है। तो आप ये बताइए, अगर ये दुगने से 12 अधिक है तो दुगने से 12 अधिक तो आप इसे करोगे, इसे करोगे ताकि आप बराबर का निशान लगा सके। बराबर का निशान लगाने के लिए हम दूसरे वाले में परिवर्तन करते हैं। आपने आयु संबंधी के क्वेश्चन पढ़े होंगे, आयु संबंधी के क्वेश्चनों में भी तो यही कारण है कि हम जो कहते हैं उसको नहीं करते, दूसरे वाले को छेड़ते हैं, दूसरे वाले को दुगना करके 5 जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमको ये लगाना होता है बराबर का निशान। क्या लगाना होता है? बराबर का निशान। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि आपके पास ये कितना है 10 है और ये कितना आपके पास 12 है, तो दूसरी संख्या 2 ज्यादा है, तो दूसरी संख्या 2 ज्यादा है, लेकिन आप 2 ज्यादा इसे करोगे जब ही तो 12 12 के बराबर होगा। हालांकि दूसरी संख्या 2 ज्यादा थी, लेकिन आपने बराबर का निशान लगाने के लिए इसको 2 ज्यादा किया, इसको क्या किया आपने? 2 ज्यादा किया, ध्यान में रखिए। तो ये कारण। अब आपके पास ये 2x है, तो सर ये हो गया आपके पास है 2x, ये x इधर आते ही किसका हो जाएगा? प्लस का x बराबर, ये इधर जाता ही माइनस का हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास है? सर 78 बचेगा। तो 3x बराबर 78 है आपके पास है, तो x का मान कितना आएगा? सर x का मान आएगा आपके पास है 26, और बस यही आंसर। कितना आपके पास है? सर डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइएगा एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं इसी तरीके का। दो संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण किसे कहते हैं? सर जिनका योग 180 डिग्री हो, जिनका योग कितना होना चाहिए आपके पास है? 180 डिग्री हो, उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 32 डिग्री अधिक है। ये सिंपल इक्वेशन बना लो। अधिक या कम होना, अधिक होना या कम होना माइनस अंतर कहलाता है। यानी कि सर दो कोणों का जो अंतर है ना आपके पास है वो 32 डिग्री है। दो कोणों का जो अंतर है वो कितना आपके पास है? 32 डिग्री। अगर दो कोणों का योग आपके पास है 32 डिग्री है अंतर, और तो इनका योग कितना होगा? सर इनका योग तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा ना, वो यहाँ आपके पास है संपूरक कोण कहलाता है। अगर आप बचपन से ही किसी अच्छे से भी टीचर से पढ़ के आ रहे होंगे, छोटे मोटे से भी, जो आपको समझने की कोशिश करता है, तो उसने ये बात आपको जरूर समझाई होगी कि अगर नॉर्मल इक्वेशन है ना, इनके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल इक्वेशन में अगर आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालनी है, तो छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों को घटा के 2 का भाग दे दो, और बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। आपको क्या निकालना है इसमें? छोटी संख्या। सर अगर आपको इसमें छोटा कोण निकालना है तो छोटा कोण कोई सा भी हो सीधे आ जाएगा। छोटा कोण ऐसे निकलता है सर, दोनों को घटा करके, यानी दोनों को घटा करके, और किसका भाग दे दोगे आप? 2 का भाग दे दोगे। 2 का भाग देने के भी 2 तरीके हैं, या तो इसमें से पहले इसको घटा के आधा कर दो, ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे करो, इसका भाग इसमें दे दो कितनी बार? 90 बार। इसका भाग इसमें दे दो कितनी बार? 16 बार। 90 में से 16 घटाओगे तो 74 आ जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में है। भाई ये सारे तरीके होते हैं बनाने के। आप चाहे तो पहले इसमें से इसको घटा लो, फिर उसका आधा कर दो, वो भी सेम आंसर आएगा आपके पास है। वो भी जैसे देखिए, इसमें से आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास? सर ये आएगा हमारे पास है 100, 100 और कितना आएगा आपके पास है? सर ये आएगा हमारे पास 148, 148 का फिर आधा कर दो, आपके पास 174 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाना है। और बड़ी संख्या निकालनी होती तो दोनों को जोड़ के हम 2 का भाग दे देते, अन्यथा आप यहां से भी निकाल लो, इससे ये कट जाएगा। आप ये कहोगे सर इसमें छोटी और बड़ी संख्या कैसे पता करोगे? भाई जिसके आगे माइनस है ना, इसका मतलब बाई के आगे माइनस है, तो बाई इसमें छोटा वाला कौन कहलाएगा? बाई क्या कहलाएगा आपके पास है? छोटा वाला कौन कहलाएगा। अब आइएगा हमने क्या पढ़ा। सर अभी तक हमने ये पढ़ा कि पिछला जो क्वेश्चन था ना आपके पास है, उसमें हम ये पढ़ के आ रहे हैं कि दो समांतर रेखा है ना, इन दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिरछी रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट तो होता है आपके पास है संगत। एक तो क्या होता है आपके पास है? संगत कोण। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, संगत कोण कहां पर बनते हैं आपके पास है? जैसे सर इसकी संगति यहां पर होगी और इसकी संगति कहां पर होगी? यहां पर। सेम डायरेक्शन देखना आप। और इसका कोण कहां बनेगा? ये बाहर का हिस्सा तो ये बाहर का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा, तो ये सारे सारे संगत कोण है सर। इसके अलावा होते हैं आपके पास है एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण में सर अंदर भी बनते हैं एकांतर कोण और बाहर भी बनते हैं एकांतर कोण, एक छोड़ के। और इसके अलावा एक शब्द पढ़ा था आपने, कौन सा? कर्मागत। कर्मागत का मतलब क्या है सर? कर्मागत का मतलब 180 डिग्री का कोण। इसके अलावा एक पढ़ा था आपने शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने के कोण होते हैं।
इतना सा ही तो पढ़ना था। और हर बार इनके क्वेश्चन सारे स्टूडेंट छोड़ छोड़ के आ रहा है इनके क्वेश्चनों को, आगे से मत छोड़ना आप, ठीक है, नहीं तो अच्छी तरीके से पिटाई करूंगा, ध्यान में रखना। आइएगा हम 11 के भाजकता का नियम समझते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप 11 के भाजकता का नियम समझोगे। यहाँ पर क्या है आपके पास, सर यदि संख्या ये 11 से विभाज्य है तो आपको ए का मान बताना है। 11 के भाजकता का नियम क्या होता है, सर 11 के भाजकता का नियम ऐसे ये होता है, क्या होता है 11 के भाजकता का नियम, जैसे कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और चलिए यहाँ तक, आपको ये चेक करना है कि इसमें 11 भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। बहुत सारे नियम होते हैं लेकिन आप एक परमानेंटली फिक्स कर लीजिए। सर 11 के भाजकता का नियम ये होता है एकांतर वाला रूल चलेगा, जो अभी एकांतर एकांतर पढ़ के आ रहे हैं ना, वैसे ही एकांतर कैसे, सर यहाँ से शुरू करो, इसको 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 जोड़ो, इन सबको जोड़ो आप, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यानी सर एक छोड़ के एक अंक आपको जोड़ने होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये कितना हो गया 8 8 5 9 9 और 7 कितना होता है 16, यानी सर नीचे जो एकांतर क्रम है ना उनका योग आपके पास 16 आया है नीचे हर में। आप ऊपर जोड़ो इसी तरीके, यहाँ से शुरू करोगे, सर ये हमारे पास 6 हो जाएगा, सर ये हमारे पास 12 हो जाएगा। अगर आपने देखा कि सर नीचे के अंकों का योग 16 आ रहा है और ऊपर के अंकों का योग कितना आ रहा है 12 आ रहा है, अगर ये आपके पास है, अगर इनका अंतर आपके पास है या तो होना चाहिए 0 या होना चाहिए आपके पास है 11 का गुणज, ये क्या होना चाहिए आपके पास है 11 का गुणज, तो ही संख्या में 11 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। यानी कोई भी संख्या अगर आपको चेक करनी है 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, पहले ये अंकों का योग ले लिया आपने 16 ले लिया, ऊपर से अंकों का योग जोड़ दिया 12 हो गया आपके पास है। अब आप खुद बताइए, अगर आप इनका अंतर लेते हो, अंतर कहते हैं बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने को, अगर हम 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन रूल ये कहता है या तो 0 आना चाहिए 11 का भाग जाना चाहिए उसमें, अगर नहीं गया तो उसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। तो सर ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है, ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। और मैं इस क्वेश्चन से समझाता हूं, जैसे आपको ये क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, सर आपको करना कुछ नहीं, पहले नीचे से क्वेश्चन को शुरुआत करो, यहां से करो 3 और 1 छोड़ना है 5 8 8 और 4 कितना हो गया 12, यानी सर हम ये कह सकते हैं एक साइड हो गया हमारे पास है 12, ऐसे तीर ये बना दो, अब ऊपर से जोड़ो आप, सर सम स्थान से स्टार्ट करो आप, सर ये हमारे पास है कितना हो गया 10 और 10 के साथ ये जुड़ जाएगा, यानी सर हम ये कह सकते हैं 10 प्लस कितना हो गया हमारे पास ए हो गया। आप बताइएगा कोई दिक्कत है आपको, एक साइड का योग 12 हो गया और एक साइड का योग 10 प्लस ए हो गया। आपका काम यह है कि आप अगर इनको बराबर कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है, अगर आपने बराबर कर दिया था। आप ये बताइए इधर 12 है, इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर इसको 12 बनाने के लिए यहाँ पर आपको 2 रखना पड़ेगा और यही आपका आंसर है। बस इन दोनों के योग को आप बराबर कर दीजिए। अब आप ये कहोगे कि मान लीजिए सर इधर मान लीजिए 22 होता, इधर मान लीजिए 22 होता, तो क्या आप यहाँ पर 12 रखते, क्या आप 12 रखते, क्या कभी भी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ एक अंक का मान रखना होता है, 0 रखो 1 रखो 2 रखो 9 तक ही रख सकते हो, आपकी अनुमति 9 तक ही है। कहाँ तक है आपकी अनुमति 9 तक है, तो 2 अंकों का कभी भी नहीं रखना है। अगर यहाँ 12 22 आ जाता तो फिर हमारे पास में हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते। अगर आपके पास यहाँ कितना आ जाता 22 आ जाता, तो 22 में से आप कितना घटाओगे कि 11 आ जाए, 22 में से कितना घटाओगे कि 11 आ जाए, तो 11 घटाओगे तो सर फिर इसका मान 1 आता, आप यहाँ 1 रखते, फिर 22 में से 11 घटाते तो 11 में भाग चला जाता। ये होता है 11 के भाजकता का नियम। आइएगा और कुछ क्वेश्चनों से हम बनाने की कोशिश करते हैं। सर ये हमारे पास वापस से क्वेश्चन है, वापस से क्वेश्चन में तो ये कहता हूँ आप ऐसे बना लो और पहले नीचे जो जोड़ते हैं उनको एक साइड लिखो। ये आपके पास है 2k और ये 8, यानी कि 10k हो गया, यानी कि सर ये हो गया आपके पास है 10 प्लस k हो गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ से देखो इसको आप इसके साथ मिला लो, इसको इसके साथ मिला लो, 5 और 5 10 और 3 कितना हो गया 13। क्या 13 को आप 13 बना सकते हो, बिल्कुल सर 13 बना सकते हैं। इसका मान कितना आएगा आपके पास, सर इसका मान 3 आएगा, इसका मान कितना आएगा आपके पास 3। अगर इसका मान 3 आएगा तो आपसे इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा तो सर ये हमारे पास 8 है और k का मान कितना आ गया 3, तो 3 का कर दीजिए स्क्वायर और माइनस 5 इंटू कर दीजिए 3, सर 9 72, 72 में से आप 15 घटा दीजिए, 72 में से 15 घटाओ कितना आएगा 57। किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। आप बताओ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आओगे आप, नहीं करके आओगे ना, तो गलत नहीं करना है एग्जाम में, नहीं तो वहीं पे आके पीटूंगा मैं आपको, ठीक है ना। आइएगा हम ऐसे क्वेश्चनों को जमाते हैं।
ये है आपके पास है आरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है सर बढ़ता हुआ क्रम। अगर आपको जानना है कि सर आरोही क्रम किसे कहते हैं, सर आरोही का मतलब होता है आपके पास है बढ़ता हुआ क्रम। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है आपके पास है बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है आपके पास है बढ़ता हुआ क्रम होता है, ध्यान रखिए। और अवरोही, आपने देखा कि काफी कोचिंग वाले भी तो अपना नाम रखते हैं आरोही, किसी गर्ल्स का भी नाम होता है आरोही, क्या किसी का नाम आपने अवरोही देखा? क्योंकि अवरोही का मतलब होता है घटना, तो कौन रखेगा अपना नाम अवरोही? हर कोई चाहता है कि मैं तो तरक्की करूं, इसलिए आरोही को हम कह सकते हैं बढ़ता हुआ क्रम होता है। अब सर हमको ये चेक करना है कि इसमें से आरोही क्रम में कैसे जमी हुई है। तो अगर ये आपके पास में संख्याएं है तो काफी बार यही पूछ लिया जाता है इनमें सबसे बड़ी बताओ या सबसे छोटी बताओ। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका मैं तो ये कहूंगा, एक तो वो परसेंटेज बना करके है, लेकिन ये इसमें परसेंटेज लगभग लगभग सबकी बराबर बनेगी। जैसे 5/9 है, इसका परसेंटेज बना लो आप। 4/7 है, इसका परसेंटेज बना लो। 3/5 का परसेंटेज, 2/3 का परसेंटेज, सबका परसेंटेज आप बना सकते हो, फिर भी आप बता सकते हो। लेकिन सर परसेंटेज की वजह आप एक काम करो, दूसरा तरीका यह है, इनको भिड़ाना आपस में स्टार्ट कर दो। इसको इससे भिड़ा दो और इसको इससे भिड़ा दो, और इनमें से कोई एक उठा लो। या तो इनमें से आप सबसे छोटी निकालते जाओ या आप सबसे बड़ी निकालती जाओ, आपकी मर्जी है जो भी आप संख्या निकालोगे। हम एक काम करेंगे सर, इनमें से सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे। पहले हम इसमें से क्या उठाएंगे? सबसे बड़ी संख्या। तो कैसे उठाओगे सर? इसको हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 35। और सर हम इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास 36 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस फ्रैक्शन का मान 35 है और इस फ्रैक्शन का मान आपके पास है 36 है। तो दोनों में से छोटी कौन सी है सर? दोनों में से हमारे पास है ये छोटी है। यानी दोनों में से पहले आपके पास 5/9 आएगा, 5/9 पहले आएगा, 4/7 उधर जाएगा। तो ये कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में। यानी कि सर अगर कोई ऑप्शन ऐसा हुआ जिसमें 4/7 ये 36 इससे पहले आ गया, वो गलत होगा। देखो कोई ऑप्शन है ऐसा? सर अगर हम बात करें तो देखो सर कितना है आपके पास? 5/9। 5/9 सर ये वाला तो गलत है आपके पास। ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि इस ये कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे तो सर ये तो बड़ी संख्या है, और इससे और ये छोटी संख्या है जो कि गलत है। बड़ी संख्या उधर ही उधर जाएगी। पहला ऑप्शन गलत है आपके पास। दूसरा ऑप्शन देखो, इसके बाद ये आएगा, मतलब हो सकता है सर इसके बाद आपके पास है ये आएगा आपके पास। सर पहले कौन? ये गलत है सर हमारे पास, क्योंकि 5/9, 5/9 पहले आएगा और 4/7 उसके उधर जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं ना, हम ऐसे पढ़ो आप, इसका मान 35 है, पहले 35 आएगा फिर 36 आएगा। जबकि इसमें क्या कर रखा है सर? पहले 36 लिखा हुआ है और फिर कितना है? 35 है। और जबकि वो कह रहा है बढ़ता हुआ क्रम बताओ। अगर हम इस ऑप्शन को चेक करें, इसका मान कितना आपके पास सर? इसका मान 36 है और इसका मान कितना आपके पास सर? 35 है। यानी सर ये घटता हुआ क्रम है, तो दोनों ऑप्शन गलत है। इसको देख लो सर, हम ये कह सकते हैं सर, ये अगर हम बात करें तो इसका मान कितना आपके पास है? 36 है और इसका मान कितना आपके पास? 35 है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो गलत सही ये हो गया। ये भी तो एक तरीका होता है बनाने का। जरूर थोड़ी है सभी संख्या को आप आपस में भिड़ाओगे। यानी हम ये कह सकते हैं सर, और अगर आपको भिड़ाना है तो देखिएगा, वैसे तो ठीक है यार, और बड़ा बड़ू के आप निकाल दीजिए। इनमें से जो भी संख्या छोटी आई है ना, उसको आप इनमें से किसी एक के साथ कंपेयर कर दो। सर 35 है आपके पास, तो हम ये कह सकते हैं 5/9 है, इसका कंपेयर कर दो आप 3/5 के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये 25 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। यानी अभी तक हम ये कह सकते हैं सर 5/9 सबसे छोटी है। सबसे छोटी कितनी आपके पास है? 5/9 है। तो सबसे छोटी उठा रहे हैं हम। अब 5/9 को आप फिर से उठा लो और 5/9 का कंपेयर कर दो 2/3 के साथ, इसको इसके साथ गुणा कर दो 15, इसको इसके साथ गुणा कर दो 18। यानी आप ये कह सकते हो सर ये हर संख्या से छोटी है, मतलब ये लास्ट लास्ट में आना चाहिए आपके पास, मतलब शुरू में आना चाहिए। भाई बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे ना अपन, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। तो सर ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी है ना, तो ये सबसे पहले आएगी। क्योंकि देखो आप यहाँ पर अगर देखोगे ना, तो सर सबसे छोटी आपके पास है, ये है, ये सभी से छोटी है, ये इससे भी छोटी है, ये यहाँ इससे भी छोटी है, और ये आपके पास है यहाँ इससे भी छोटी थी। अब इससे जस्ट बड़ी कौन सी है आपके पास है? सर इससे जस्ट अगर हम बड़ी की बात करें
तो इससे जस्ट जो बड़ी है ना वो कितनी है आपके पास 35, 35 से आगे कौन सी थी आपके पास सर, हमारे पास 36 है, तो वो हो गया। इससे जस्ट बड़ी कौन सी आपके पास है सर, इससे जस्ट बड़ी आपके पास ये रही भाई, इससे ये कितनी बड़ी आपके पास है, 2 ज्यादा है तो वो रही। इससे जस्ट बड़ी कौन सी आपके पास है सर, ये रही हमारे पास है, तो वो हमारे पास ये रही। यानी कि सर इससे ये कितनी ज्यादा आपके पास है, 3 ज्यादा है। इससे ये कितनी ज्यादा आपके पास है सर, 2 ज्यादा है। इससे ये कितनी ज्यादा आपके पास है, 1 ज्यादा है। भाई आपने सबसे छोटी संख्या निकाल ली, सबसे छोटी संख्या निकाल ली, सबसे छोटी संख्या निकाल ली, तो उससे देखो ना जो जो बड़ी है ना उन सबको क्रम से जमाते जाओ। सर इससे 1 ज्यादा ये है, 2 ज्यादा वो है, 3 ज्यादा वो है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आप आराम से पता कर पाओगे। वैसे तो आपने एक लाइन में ही आंसर बता दिया था, लेकिन आपकी मर्जी है कि आप क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है। आपको क्या करना है, कोई सी भी 2 भिन्न उठानी है, कोई सी भी क्या उठानी है, 2 भिन्न आपके हिसाब से। सर हमने ये दोनों उठा ली और इन दोनों को आपस में बढ़ा दिया, इन दोनों को आपस में बढ़ा दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये हो गया हमारे पास है 35 और ये हो गया हमारे पास है 36। ठीक है, तो इन दोनों में से जो आपके पास है छोटी भिन्न है उसको आप उठा लीजिए, इन दोनों में से जो छोटी भिन्न है। या फिर एक काम करो, इन दोनों में से जो बड़ी भिन्न है उससे उठा लो, किसी को भी उठा करके आप आंसर बता सकते हो। आप मान लीजिए, आप ये कहोगे कि सर मान लीजिए ये तो आपके पास छोटी है, आप बड़ी को उठा लो, तो बड़ी कितनी है आपके पास सर, हमारे पास है बड़ी है 4/7, और 4/7 का तुलना कर दो आप किसके साथ में, 3/5 के साथ। सुनते जाना, पहले गुणा ऐसे करना, तो ये कितना हो गया आपके पास सर, ये हो गया हमारे पास है कितना 20, और इसको इससे गुणा करो, ये कितना हो गया आपके पास है 21 हो गया। यानी कि सर आपने जो बड़ी संख्या उठाई थी ना उससे भी ये बड़ी आ गई। अब बड़ी बड़ी से सोल्व करोगे आप क्वेश्चन को, बड़ी ही बड़ी से सोल्व करोगे। यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास है 1 नंबर की थी संख्या, सबसे छोटी थी आपके पास। सर ये 2 नंबर की सबसे छोटी है, ये 2 नंबर की सबसे छोटी है। अब आप इस बड़ी को उसके साथ लो, यानी कि आप ये कह सकते हो इसकी तुलना आप किसके साथ करोगे सर, इसके साथ करेंगे। इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास है 9, इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा आपके पास 10, ये फिर से छोटी है। यानी हम ये कह सकते हैं सर अब हम हमारा जीत गए, ये सबसे बड़ा मान इसी का है 2/3। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सबसे बड़ी संख्या कौन सी, इसमें 2/3 है। आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या आपके पास है 5/9 है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आप आराम से समझ पाए होंगे कि क्या है पूरी कहानी, ठीक है ना। आइएगा, तो एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन ले लीजिएगा। पार्टनरशिप का क्या क्वेश्चन है आपके पास है, XYZ ने एक व्यवसाय में क्रम से 4,000, 6,000, 8,000 रुपए का निवेश किया। उन्होंने क्रम से इतने इतने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया। यदि कुल लाभ इतना है तो लाभ में से बाई का हिस्सा कितना होगा। क्वेश्चन आता है ऐसा, और सिंपल क्वेश्चन है, सबसे इजी अगर पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन बनता है तो वो यही बनता है। आपको क्या करना है सर, एक्स है, ये बाई है और ये जेड है। सबसे पहले इनकी पूंजी का रेशियो लिखना है। पूंजी का रेशियो कितना है आपके पास सर, पूंजी का रेशियो 4,000 है, और इसका कितना आपके पास है 6,000 है, और इसका कितना आपके पास है 8,000 है। और समय का रेशियो लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए। समय कितना है, इसका समय 3 साल है, इसका समय कितना 2 साल है, इसका समय कितना 4 साल है। पहले आप एक काम करो, इनको काटो पीटो और लाभ का अनुपात निकालो काट पीट के। आप चाहते तो यहाँ भी काट लो, कोई जरूरी नहीं है आपको लिखना, आप वही काट लेना आगे से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सर ये 3 जीरो से हमारे पास 3 जीरो कट गई। और किससे किसको काटोगे सर, हम 2 से काटेंगे, ये 2 बार कटेगा, ये 2 कट गया आपके पास है, ये भी 2 कट गया। और इस 2 से काटो, ये 2 कट जाएगा आपके पास, ये 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ कितना बचा 3, यहाँ भी कितना बचा 3, और यहाँ कितना बचा आपके पास 8। एक बार चेक कर ले भाई, कहीं गलत तो नहीं काट दिया। सर हमने पहले इसको 2 से काटा, ये 2 बार कट गया, ये 2 कट गया, और वो 2 बार कट गया। इस 2 से काटा, इसको 3 बार काट दिया, ठीक है। अब इस अनुपात में हमको इस राशि को बांटना, और आपसे बाई का हिस्सा पूछा, बाई कहाँ पर है यहाँ। तो सर बाई का हिस्सा अगर आपको निकालना तो दी गई राशि कितनी आपके पास 56,000, बट्टे में कितना आएगा आपके पास इन सबका टोटल, गुणा किससे करोगे आप 3 से। आप बताओ एक यूनिट का मान कितना है 4,000, तो कितना आंसर आएगा आपके पास सर, हमारे पास 12,000 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपका बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइएगा, ये क्वेश्चन गलती से आ गया है, मैं क्वेश्चन अलग लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये मैंने लिख दिया है। आपसे ये पूछा है कि आप ये बताइए निम्नलिखित डेटा की माध्यिका कितनी है। क्वेश्चन जो आया था ना, मैं आपको यार लिख देता हूँ, अपन मेहनत ही कर रहे हैं तो फिर पूरा ही पढ़ाओ ना आपको यार। जो क्वेश्चन था ना, काफी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों में गलती करेंगे। क्वेश्चन आपके पास है, ये था, एक तो था आपके पास है 12, एक था आपके पास है 15, 18,
15 कोई डेटा है, वैसे ही आप फिक्स मत मानिएगा कि ये डेटा था। इसका आपसे ये पूछा है क्वेश्चन ने क्या, आप इसका माध्य भी बताइएगा, माध्य भी बताइएगा, इसकी आपको माध्यिका भी बतानी है और इसका आपको बहुलक भी बताना है। ये क्वेश्चन था, तीनों चीजें बतानी है आपको। आपको क्या बताना है, सर ये हमारे पास है कोई एक डेटा, इसका माध्य भी बताओ, माध्यिका भी बताओ और इसका बहुलक भी बताओ, ये सारी चीजें बतानी है। तो आप ऐसे मत करना, काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिमाग कैसे लगाते हैं कि सर माध्य का मतलब तो औसत होता है, और औसत होता है आपके पास है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी कि सर औसत निकालने के लिए तो सबको जोड़ के और कितने का भाग देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 का भाग देना पड़ेगा। अगर हमको औसत निकालना है तो औसत का मतलब तो माध्य होता है, और माध्य का मतलब औसत ही होता है। औसत का मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। एक रूल, तो एक डेविएशन से आप औसत निकाल सकते हो। दूसरा, काफी स्टूडेंट क्या करता है कि सर हमको पता है एक फॉर्मूला होता है बहुलक, और बहुलक बराबर क्या होता है हमारे पास 3 माध्यिका और माइनस हमारे पास है 2 माध्य होता है। हम एक काम करते हैं ना, इसमें बहुलक भी निकाल लेते हैं, माध्यिका भी निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों इजी है, इस फॉर्मूले में मान रखे और माध्य निकाल लेंगे। ऐसा खूब स्टूडेंट दिमाग लगाते हैं। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, जिसने भी ये प्रक्रिया अपनाई है ना, उसका आंसर गलत आया है। जिसने भी ये प्रक्रिया अपनाई है उसका आंसर परमानेंटली क्या आता है आपके पास है, गलत आता है। कभी भी ये प्रक्रिया मत अपनाना। उसका रीजन ये है कि मान लो इसकी माध्यिका आपके पास है 20 आएगी, तो आप यहाँ कोई संख्या चेंज कर दोगे ना तो भी माध्यिका 20 ही रहेगी, क्योंकि माध्यिका बीचों बीच की संख्या होती है। माध्यिका क्या होती है, बीचों बीच की संख्या। और बहुलक भी आपके पास है, इसका फिक्स रहेगा, संख्या चेंज कर दोगे तब भी बहुलक फिक्स हो सकता है। इसलिए बहुलक और माध्यिका पर माध्य डिपेंड नहीं करता है, माध्य डिपेंड नहीं करता, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो हम ये कह सकते हैं सर, अगर हम सबसे पहले इसमें माध्य निकाले तो माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सर सबको जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। 15 30 45, 45 हो गया, 45 और 25 कितना होता है आपके पास है 70, 70 और 20 90, 90 और 30 120, 120 में आप भाग दे दीजिए 7 का, देते रहो आप, ठीक है, आपके हिसाब से दे देना, मैंने बता दिया माध्य तो ये आएगा इसका, ठीक है। अगर हम इसके माध्यिका की बात करें तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, सर माध्यिका का मतलब ये होता है कि आप इसको बढ़ते हुए या घटते हुए किसी भी क्रम में लिखो, बीचों बीच की संख्या माध्यिका कहलाती है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखो, क्या है आपके पास है 12 है, 12 के बाद कितना लिखोगे आप 15, 15 जितनी बार भी है ना उतनी बार लिखो, ऐसे 15 जितनी बार भी है उतनी बार लिखो। फिर 18 है, फिर 20 है, और फिर क्या है आपके पास है 25 है, फिर क्या है आपके पास 25 है। माध्यिका हम ऐसे निकालते हैं सर, बीचों बीच की संख्या होता है, 7 संख्या तो 3 इधर से छोड़ो 3 इधर से छोड़ो, तो ये हमारे पास है सर इसकी माध्यिका हो गई, ये क्या हो गई हमारे पास है इसकी माध्यिका हो गई। अच्छा बहुलक कैसे निकालते हैं, सर बहुलक हम ऐसे निकालते हैं, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है ना वो हमारे पास है मोड कहलाता है, बहुलक कहलाता है। सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट है, आपको वैसे ही दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट है, आपके पास है 15 रिपीट है। तो ऐसे आप एक क्वेश्चन, एक ही डेटा का माध्य और माध्यिका और बहुलक तीनों चीजें निकाल सकते हो, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइएगा इस क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके पास है एमडीएच का जो फॉर्मूला होता है ना, उसके बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन तो बहुत इजी था, इतने आदमी एक काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो इतने आदमी कितने दिन में करेंगे। मैंने तो और अच्छा लेवल का बना दिया इसको। आपको करना क्या है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक छोटा सा फॉर्मूला समझना है। ये होता है आपके पास है एमडीएच, क्या होता है एमडीएच, और बट्टे में आप लिखोगे WR। मैं ऐसे याद करवाता हूँ स्टूडेंटों को, एमडीएच बट्टे में WR बराबर हो जाएगा आपके पास है M1 D1 H1 अपॉन हो जाएगा W1 और क्या हो जाएगा R1। M क्या है आपके पास सर, M की अगर हम बात करें ना तो इसमें आदमियों की संख्या है, या फिर आप कह सकते हो मेन सब्जेक्ट है। M क्या है आपके पास, आदमियों की संख्या है या फिर मेन सब्जेक्ट है। D क्या है आपके पास सर, D हमारे पास है दिनों की संख्या है, ठीक है ना। H क्या है हमारे पास सर, कितने आवर्स किसी ने काम किया, घंटे है। W क्या है आपके पास, आप कितना कार्य कर रहे हो, वो हमेशा नीचे आएगा। R क्या है, R है आपके पास रेट या कीमत, आप कितना कमाते हो, वो है। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या होता है कि जिस जिसका मान हमको दिया हुआ रहता है हम उसका मान तो लिखते हैं, और जिसका मान हमको नहीं दिया हुआ रहता उसका मान हम छोड़ देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, 25 पर्यटकों का एक समूह एक होटल में 8 दिन में 5 कंटेनर खा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि M का मान कितना आपके पास है सर, हमारे पास है 25 है, और D का मान कितना आपके पास है 8 है,
कितना आपके पास 8 है। अब 5 कंटेनर ये भोजन खाने का काम कर रहे हैं तो क्या 5 बट्टे में नहीं आएगा? मैंने कहा ना जो भी काम करेंगे वो नीचे आएगा। अब ये काम क्या कर रहे हैं सर? ये काम कर रहे हैं कंटेनर भर भर के खाना खाने का काम करते हैं। ये इनका काम है कि खाना खाओ, कंटेनरों को खाली करो। तो आप ये कह सकते हो ये हमारे पास जो भी कंटेनर है वो नीचे आएंगे। ठीक है, आगे किसका निशान आएगा? आपके पास बराबर का निशान आएगा। सर आपसे पूछा है फिर 10 पर्यटक 16 दिनों में कितने टैंकरों को खाली कर देंगे? एक्स टैंकरों को खाली कर देंगे। ठीक है, आप काट दीजिए इसको। सर 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? हमारे पास है 5 बार। कहाँ चल जाता है यार कभी कभार दिमाग, पता नहीं है। और 5 से कितनी बार? 5 बार। 5 से कितनी बार काटोगे आप? 2 बार। 8 से कितनी बार काटोगे? 2 बार। तो आप ये कह सकते हैं एक्स का मान कितना आएगा आपके पास है 4। किस ऑप्शन में आपके पास है? डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। आइएगा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास है इसी तरीके से, एक और हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको जूम कर देता हूँ क्योंकि आज मैंने कहा ना कैमरे की सेटिंग खराब हो रखी है यार। पता नहीं आपको क्लास है प्रॉपर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, पहले ये बताओ। मेरे हिसाब से अभी तक तो ठीक है। ओके, 36 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को कैसे जमाओगे? सर 36 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे और 10 दिन में कंप्लीट, नीचे कोई वर्क नहीं है आप मत लिखो क्योंकि किसी काम का मतलब एक काम होता है वो जो हम नहीं लिखते हैं। तो आपसे ये पूछा है कि आप लिखो 24 व्यक्ति 9 घंटे कितने दिन, यानी D2 का मान पूछा है। आप ये कह सकते हो किससे काटोगे? सर हम इसको 9 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 4 बार। और ये 24 हो जाएगा, 24 से 24, तो आंसर कितना आएगा आपके पास? सर हमारे पास है 10 एकदम राइट आंसर होगा। आइएगा, हम करते हैं एक पाइप और टंकी का, ये क्वेश्चन आया था आपके पास है। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि आधी टंकी को कितने टाइम में खाली कर देगा? ये हमने पूरी टंकी ले ली है, जब पूरी टंकी को ही खाली कर देंगे तो हम आधी को भी कर देंगे हैं। जब हम दम रखते हैं पूरी टंकी को खाली करने का, तो पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं सर ये जो पाइप ए है ना, एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। ये क्या काम कर रहा है? सर ये काम कर रहा है आपके पास है भरने का। जो भरने का काम करे निशान ऐसे लगाओ। पाइप बी 18 मिनट में भर सकता है, एक पाइप है बी, और ये 18 मिनट में क्या कर सकता है? भर सकता है। जबकि एक पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। सर ये जो सी है ना, ये बेवकूफ़ आदमी खाली करेगा, और कितने मिनट में करेगा? 36 मिनट में खाली करेगा। ठीक है, तो सर सबसे पहला काम आपका यह है कि आप इनका लघुत्तम लो ताकि टोटल वर्क निकाल सको। इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा आपके पास है? 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसका भाग कितनी बार? 3 बार। इसका भाग 2 बार। इसका भाग 1 बार। इस बात को ध्यान रखिए, जो खाली करेगा ना उसके आगे माइनस आएगा, उसकी एफिशिएंसी माइनस में चलती है। उसकी एफिशिएंसी किस में चलती है? माइनस में चलती है। तो क्वेश्चन ये है कि तीनों नल एक साथ चालू है, तो आप ये बताइए इस टंकी को कब भर देंगे? पहले आप इनकी एफिशिएंसी देखो, प्लस में आती है कि माइनस में आती है। अगर एफिशिएंसी माइनस में आ गई तो कभी लाइफ में नहीं भर पाएंगे ये इस टंकी को। तो इनकी एफिशिएंसी आपको देखनी है। सर ये 5 है, 5 में से घटाओगे तो 4। सर इनकी एफिशिएंसी 4 है, बिल्कुल अब आंसर आ जाएगा। अब 4 एफिशिएंसी से कितना काम करवाना है? इतना। तो आप समय बता दीजिए। सर समय बराबर हो जाएगा आपके पास है इतना, तो आंसर कितना आएगा आपके पास है? इतना। कितना आंसर आएगा हमारे पास? सर हमारे पास सी ऑप्शन आएगा। आइएगा, ये हमारे पास है मैसे का क्वेश्चन था आपके पास, कुछ संख्याएं दे रखी थी, आपसे मैसे पूछा था कैसे बताना आपको इस क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन को बताना कुछ नहीं है, आप इतना सा काम करिएगा। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना जिसमें जीरो शामिल हो, तो जीरो को पहले हटा दिया करो, जीरो को आप बाद में लिख दोगे। तो आपके पास संख्या कितनी, क्योंकि सब में जीरो है, तो फिर 24, 28 और सर 56 ही बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा? 56 ही बचेगा। इनका क्या निकालना है? में से निकालना है। में से निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? सर काफ़ी हद तक हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें में से HCF ज़्यादातर 2 संख्याओं का अंतर लेते ही आ जाता है। काफ़ी मतलब 80% क्वेश्चनों में ये लॉजिक काम कर जाता है। कौन सा? जैसे आपको इनका सबका में से निकालना है, आप 2 पास की संख्या ले लो और आपस में घटा लो, इसमें से घटाओगे तो 4, बस यही में से है। काफ़ी हद तक ये काम कर जाता है। लेकिन एक बार घटा के फिर चेक करो कि क्या सही हो सकता है, तो सही है। फिर आपने क्या किया था सर? 4 सबके पीछे एक एक जीरो थी, तो एक जीरो यहाँ चिपका दो, तो ए ऑप्शन आ गया। ऐसे करना है, ठीक है ना? आ जाइएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इस तरीके के क्वेश्चनों में स्टूडेंटों को ज़्यादा दिक्कत आती है। मैंने एक कोशिश करी है कि इस तरीके का एक क्वेश्चन हम ले लें।
देखिए क्वेश्चन ये है हमारे पास है, एक यात्रा का 1/4 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे से और 1/5वां भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और शेष भाग 60 की स्पीड से तय करता है, पूरी यात्रा की औसत गति कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन में जो स्टूडेंटों को दिक्कत आती है वो ये आती है, देखो एक तो कौन सा हिस्सा निकालना है सर, एक तो आपको 1/4 निकालना है, एक निकालना है आपको 1/5 और एक आपको शेष हिस्सा निकालना है। तो ये तो आपका क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि सर हमें ऐसे क्वेश्चन में टोटल क्या माने, ऐसे क्वेश्चन में टोटल हम क्या माने। तो ऐसे क्वेश्चन में टोटल मानने का ये तरीका, टोटल आप ऐसी संख्या मानो जिसमें 4 का भी भाग जाए और 5 का भी भाग जाए। कोशिश यहां तक ये करो कि दोनों का भाग चला जाए, ऐसा तो कम से कम मानो। जैसे आप चाहो तो 100 मान सकते हो क्योंकि 100 में दोनों का भाग चला जाएगा, लेकिन 100 से अगर छोटी आपको लग रहा है कि हो सकती है तो आप एक काम करो, इन दोनों का एलसीएम भी ले सकते हो। यानी सर हम 4 और 5 टोटल डिस्टेंस कितना मान लेंगे, 20। हम ये मान लेते हैं कि सर टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास है, 20 किलोमीटर है, ये हमने माना है। और जब आपका एक शब्द आ जाए ना, माना शब्द, तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है ना कि सर 20 की जगह हम 30 मान ले तो ये मान सकते हो। जहां पर एक शब्द लिखा हुआ आ गया माना, वहां आप यहां कुछ भी लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 0.5 लिख लो आप, तो भी आंसर आएगा। लेकिन कैलकुलेशन सही करनी चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, बस कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए आपकी, सही होनी चाहिए। बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे, आप कितना भी मानो। अगर आपका दिमाग सोच रहा है कि अच्छी संख्या मानोगे तो कैलकुलेशन इजी होगी, नहीं तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट बनेगी। बस इतना सा फर्क पड़ता है, इससे बाकी कुछ भी नहीं पड़ता है। अब आपको क्या करना है, इसके 3 पार्ट करने हैं। इसके कितने करना है आपको, 3 पार्ट करने हैं, करते जाइए आप 3 पार्ट। पहला पार्ट कितना आपके पास, सर पहले पार्ट की अगर हम बात करें, एक यात्रा का 1/4, 1/4 का मतलब ये है कि इसको गुणा करना है आपको 1/4 से। तो 1/4 से गुणा करोगे तो पहला हिस्सा आ जाएगा 5 किलोमीटर का, पहला हिस्सा कितना आएगा, 5 किलोमीटर का। दूसरा हिस्सा आपके पास है 1/5, तो 1/5 है तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो दूसरा हिस्सा आ जाएगा 4 किलोमीटर का। तीसरे हिस्से की अगर बात करें शेष, टोटल 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर में से आपने 9 किलोमीटर तय कर लिया, कितना बचा आपके पास है, 11 किलोमीटर बचा है। कितना बचा, 11 किलोमीटर। इस पहली वाली जो दूरी है इसमें आपकी स्पीड कितनी है, 40 है। दूसरी वाली जो स्पीड है इसमें, दूसरी वाली जो डिस्टेंस है इसमें स्पीड कितनी है, 50 है। और तीसरी वाली जो डिस्टेंस है इसमें स्पीड कितनी आपके पास है, 60 है। क्या आपको नहीं पता कि औसत चाल कैसे निकालते हैं, सर एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, हमको पता है कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी है आपके पास है, सर कुल दूरी हमारे पास है ये रही। कुल दूरी कितनी है आपके पास, सर कुल दूरी हमारे पास है ये रही। कुल दूरी बटे कुल समय आता है। अब आपको समय यहाँ से निकालना पड़ेगा, इन सबको आपको जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये पहला समय है, ये दूसरा समय है, ये तीसरा समय है। ये क्या है आपके पास है, तीसरा समय। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले बाद में लिख लेते हैं, पहले समय निकाल ले क्योंकि समय की जरूरत पड़ेगी। सर 5 से 1 बार कटेगा, 5 से हमारे पास 8 बार कटेगा, और ये 2 बार कटेगा, ये हमारे पास 25 बार कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो इस पूरे का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इस पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा, भाई इनको जोड़ना है ना, ये पहला समय, ये दूसरा समय, ये तीसरा समय, क्योंकि टोटल समय की जरूरत है हमको। तो हम ये कह सकते हैं सर इनका एलसीएम हमको लेना पड़ेगा, एलसीएम हमारे पास 600 आ जाएगा। कैसे आया एलसीएम, आप ले लीजिए, नॉर्मली संख्या है। अगर हम 8 का भाग इसमें देते हैं तो हमारे पास है 75 बार जाएगा। अगर हम 25 का भाग इसमें देते हैं तो 24 बार जाएगा, 24 को 2 से गुणा करेंगे तो 48 आएगा, प्लस का निशान। 60 का भाग 10 बार जाएगा, 10 को हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास 110 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्या को जोड़ेंगे, 158 हो जाएगा। 158 में 75 जोड़ दो आप, 158 में 75 जोड़ो, कितना हो जाएगा आपके पास है, 233, और बटे कितना आपके पास है, 600। इतना घंटे आपके पास समय है, इतना घंटे क्या है आपके पास समय। अब आपसे ये कहा है कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी। कुल दूरी आपके पास ये रही बटे कुल समय। कुल समय कितना आपके पास है, 233 बटे 600। तो 600 कहाँ चला जाएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा, 600 कहाँ चला जाएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा। तो ये 12,000 हो गया, 12,000 में 233 का भाग देना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सर 12,000 में जब हम 233 का भाग देंगे तो यहाँ तक देना पड़ेगा कम से कम। तो यहाँ तक देने का अर्थ यह है कि 23 का भाग आप इसमें देके देख लो, 120 में कितनी बार जा रहा है आपके पास है, सर 23 का भाग चल जाएगा लगभग लगभग 5 बार। यानी पहला जो अंक आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 5 आएगा। फिर कितनी बार जाना चाहिए आपके पास भाग, सर आपके पास फिर भाग जाना चाहिए आपके पास, ये कितना हो रहा है आपके पास है, 15,
और ये हो जाएगा आपके पास लगभग लगभग एक बार जाएगा। एक बार जाएगा तो फिर बस काम हो गया आपके पास, इतना ही आपका आंसर है। तो ऐसे आपको आंसर बताना है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है और हर बार आएगा, पहले भी आता था और आता रहेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, तो जरूर इस क्वेश्चन को पढ़ करके जाइएगा, आइएगा। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं कि ये हमारे पास औसत निकालने का एक क्वेश्चन पूछा गया था, डेटा चेंज था, मैंने अगला क्वेश्चन किया क्योंकि प्रैक्टिस ही तो करवानी है मुझे आपकी। 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन ज्ञात करो। देखो औसत निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो यह है कि राशियों को एक गुट राशियों की संख्या लगा लो, लेकिन हम अब बच्चे नहीं रहे कि हम राशियों को एक गुट राशियों की संख्या लगाएंगे, बल्कि हम औसत हमारे तरीके से निकालते हैं। अब हमारे तरीके से हम हमारे हिसाब से कुछ भी औसत मान सकते हैं। कभी भी अगर आपको किसी भी संख्या का औसत निकालना है तो आप बस 2 स्टेप फॉलो कर लीजिए, आपको औसत आ जाएगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है आपके पास सर? स्टेप नंबर 1 आपके पास ये है कि ये जो आपको संख्या दिखाई दे रही है ना, इनका औसत आप चाहे तो इनमें से कोई एक संख्या मान लो, चाहे आपके हिसाब से कुछ भी मान लो। जहां मानने की बात आ जाती है ना, आपका अधिकार चलेगा, कुछ भी मान लो। सर हम कोशिश ये करते हैं कि औसत के क्वेश्चन को हम सरल कर रहे हैं तो औसत हम ऐसा माने ताकि इन संख्याओं के बीचों बीच में रहे वो, ताकि हम कैलकुलेशन अच्छे से कर पाए। सर हम इनका औसत 50 मान लेते हैं। 50 क्यों माना आपने? 50 इसलिए माना कि सर इसमें से घटाना और जोड़ना बहुत इजी होगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं स्टेप नंबर 2। सर स्टेप नंबर 2 में आपका काम यह है कि आप यहाँ कंपेयर करना स्टार्ट कर दो कि कौन किससे होशियार है और कौन किससे कमजोर है। अगर हम बात करें पहला आदमी 40 किलो का है तो बताइएगा इससे कितना कम है आपके पास है, तो आप ये कहोगे सर माइनस का 10 केजी कम है, तो माइनस का 10 लिखो। दूसरा आदमी 49 किलो का है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इससे कितना कम है, सर माइनस का 1 कम है तो -1। तीसरा आदमी 56 का है, इससे 6 ज्यादा है, प्लस का 6 लिखो। तीसरा आदमी 73 यानी प्लस 23, प्लस कितना 23 है। और लास्ट वाला पांचवा आदमी सर 12 कम है, 12 क्या है आपके पास कम है। अब इसको फाइनली सरल करो, माइनस प्लस को मतलब आपको सरल करना है, सिंपल सी बात है, माइनस प्लस आपस में एक दूसरे को काटेंगे। तो सर ये प्लस का तो 23 है। अगर हम थोड़ा सा बात करें तो सर ये माइनस का 12 और माइनस का 1 माइनस का 13, माइनस का 13 और 10 माइनस का 23। इसका मतलब सर ये माइनस का 23 आपका प्लस का 23 को खा जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? सर हमारे पास है 6 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा। अब आपको क्या करना है, ये क्या था आपके पास? सर ये हमने औसत माना है। ये आपने क्या माना है? सर ये हमने औसत माना है। तो आपका काम ये है कि इसको भी औसत बनाओ, क्योंकि औसत में औसत ही जुड़ सकता है और घट सकता है। इसको औसत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इसमें तो कर दो राशियों का एक बटा राशियों की संख्या। संख्या कितनी है? 5 सदस्य, तो 5 का भाग दे दीजिए। और 5 का भाग देना इजी है, ऊपर की संख्या को डबल करो और एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। यानी सर आपका जो आंसर आया है, जो आपका परिणाम आया, वो प्लस का 1.2 आया है। इसका मतलब अब आपको स्टेप नंबर 3 में आंसर देना है। और स्टेप नंबर 3 में आंसर कैसे देना है? जो भी आपने औसत माना था, अगर ये प्लस का आ रहा है तो इसमें प्लस कर दो, और ये माइनस का आ रहा है तो माइनस कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो सर अब वास्तव में हमारा आंसर आ गया। और आपको ये नहीं बैठता तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन आप मेरी स्टेप को बैक करके क्लास को सुनिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा ये। और नहीं आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन से मैं आपको समझा दूं कि कैसे आप औसत बिल्कुल स्पीड में निकाल सकते हो, कैसे आप औसत स्पीड में निकाल पाओगे। हम क्या करेंगे सर, एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय इतनी है, तो वापस से आप इनका औसत मान लीजिए कुछ भी। हम स्टेप नंबर 1 को फॉलो करेंगे सबसे पहले। स्टेप नंबर 1 में सर हम ये मानते हैं कि इनका औसत मान लेते हैं कितना। देखो सारी संख्या 500 के इर्द गिर्द है, हमने सर इनका औसत मान लिया 500, हमने इनका एवरेज कितना मान लिया? 500 मान लिया, ठीक है। मैंने कहा कि स्टेप नंबर 2 पे आ जाइएगा। स्टेप नंबर 2 में कंपेयर करते जाओ। पहली संख्या 350 है, तो इससे कितनी कम है आपके पास? है सर इससे 150 कम है। दूसरी संख्या आपके पास 470 है, कितनी कम है आपके पास? है 30 कम है। तीसरी संख्या आपके पास है 510 है, कितनी ज़्यादा है आपके पास? है 10 ज़्यादा है। चौथी संख्या आपके पास 550 है, कितनी ज़्यादा आपके पास? है 50 ज़्यादा है। यहाँ तक लिख दिया ना अपन ने, ये कितनी ज़्यादा आपके पास? सर ये हमारे पास है 60 ज़्यादा है। अगली संख्या कितनी ज़्यादा आपके पास? है 80 ज़्यादा है। लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
80 लिख दीजिए। फिर अगली संख्या कितनी ज़्यादा है सर, हमारे पास 120 ज़्यादा है। पहला काम ये करना है, इनको काट लो पीट लो, क्योंकि कुछ माइनस की भी आती है तो कुछ प्लस की भी संख्या आती है, तो पहले ही काट लो आप इनको। हम ये कह सकते हैं सर माइनस का तो 180 हो जाएगा। अगर ये माइनस का 180 है तो कहीं ना कहीं प्लस का 180 भी होगा। सर ये 60 और ये 120 180 होता है, ये कट गया। अब हमारे पास इतना बचा, 60 और 80 कितना होता है आपके पास है, 140 होता है। 140 में भाग किसका लगेगा, एक सप्ताह में 7 का। तो सर जैसे ही हम 7 का भाग देते हैं, पूरा पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव 20 आएगा। तो बस स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, सीधे आंसर लिखते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे, 500 में आप जोड़ दीजिएगा 20, आंसर कितना आएगा आपके पास है, 520 आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है, आपके पास बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। एक जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन नंबर 17 था ना, उसका जस्ट अपोजिट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपके पास, सर उसी का अपोजिट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब आप ये कहोगे कि अपोजिट कैसे हुआ, ये अपोजिट आपके पास इसलिए हुआ है कि सर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, इसने हमसे ये कह रखा है कि ये इतनी संख्या, इनका औसत 30 है। इसने कहा अब मान के बताओ तुम, इस बार इसने खुद ने ही कह दिया कि इनका औसत 30 है, आप एक्स का मान बताओ। यानी सर पिछले क्वेश्चन में औसत पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में हमसे संख्या पूछी है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछी है, संख्या पूछी है। सिंपल सी बात ये है। अगर ये उसका उल्टा क्वेश्चन है तो उल्टे ही सॉल्व करना। पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, प्लस में आंसर आ रहा था तो प्लस कर रहे थे। इस बार आपको उल्टा करना है, प्लस में आंसर आएगा तो आपको माइनस करना है, माइनस में आएगा तो प्लस करना है। कैसे करना है देखो, यानी कि सर स्टेप नंबर 1, सर स्टेप नंबर 1 आपके पास सेम रहेगी। सेम क्या रहेगी, औसत। लेकिन अब की बार मानना नहीं है, अब की बार उसी ने मान के दिया कि 30 है, तो वही 30 है, तो आप तो वही कंपेयर करते जाइए जो स्टेप नंबर 2 थी आपके पास। सर आप ये बताइए दूसरी संख्या कितनी ज़्यादा है आपके पास है, 2 ज़्यादा है। ये कितनी ज़्यादा है आपके पास है, 4 ज़्यादा है। ये कितनी ज़्यादा है आपके पास है, 8 ज़्यादा है। और ये सीधे कम है, कितनी कम है आपके पास है, 9 कम है। और वो कितनी कम है आपके पास है, 4 कम है। बस इतनी है ना संख्या। और अगली तो एक्स है, उसको तो छोड़ ही दो आप, तो ये एक्स का ही तो मान निकालना है हमको। तो सर कुछ काटा पीटी करो आप। हम कह सकते हैं सर प्लस के 4 से प्लस का 4 कटेगा आपके पास है, और ये 10 हो जाएगा। 10 में से आप 1 घटाओगे तो सर फाइनली परिणाम प्लस का 1 आया। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, सर स्टेप नंबर जो 3 है ना, इसमें हम आंसर टेकते हैं। आंसर कैसे आएगा कि टोटल कितना आपके पास है, 30 है, लेकिन प्लस का 1 है, इसलिए आप इसको माइनस का 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 21। समझ पाए हो आप मेरी बात को, गहराई से क्वेश्चन को समझोगे तो इस क्वेश्चन का अर्थ ये था कि इसने कहा कि इन संख्याओं का औसत 30 है। इसका मतलब ये होता है कि इन सब के पास में 30 मौजूद है। इन सब का मान कितना होना चाहिए आपके पास, 30 होना चाहिए। जब आपका आंसर प्लस का 1 आया, प्लस का 1 आया, तो इसका मतलब यह है आपके पास है कि इसके पास में एक संख्या ज्यादा है, तो ये कम करेगा, संख्या कम करेगा, तो फिर इसका मान 29 रह जाएगा। इसका मान कितना रह जाएगा, 29। आप तो रट्टा मार लो, क्या ही करना है फालतू का। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके पास है इस तरीके से, ये रहा। ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, पिछली साल भी खूब आए थे, अब की बार भी ऐसे क्वेश्चन खूब देखने को मिलेंगे। आप एक काम करना, इसको आप होमवर्क ले लो, ठीक है, खुद कर लेना प्रैक्टिस इसकी। भाई यही तो है, जो भी आया अभी जस्ट किया है ना, इनका औसत 25 दे रखा है, तो औसत 25 आप खुद सॉल्व करना, कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना कि इसका आंसर कितना आएगा। आइएगा कुछ हम सीआई के क्वेश्चंस करते हैं। मैंने तो इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, जबकि क्वेश्चन में आपसे मूलधन पूछा था, लेकिन हम क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, तरीका ही तो सीखना है हमको, करना क्या है। ठीक है, देखो एक बार क्लास को देख लें अपन, चलो शायद काम हो जाएगा, सही चल रही है। 12,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आप ये कहोगे सर आपने दर भी तो यहाँ चेंज करी है, 15% दर आई थी आज, तो चाहे 15 हो चाहे 30 हो, कुछ भी हो, दर दर ही होती है। आपको सिर्फ यहाँ हिंट लेनी है कि आपका रिवाइज हो सके। तो आपको करना क्या है सर, जो भी दर है ना, सबसे पहले इसकी देखो, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। स्टेप नंबर 1, जो भी आपको दर दी हुई है उसकी भिन्न बनाओ। जैसे हम ये कह सकते हैं सर 10% है, 10% की भिन्न कितनी होगी आपके पास है, 1/10 होगी। इसके बाद आपको करना क्या है, समय देखना, 3 साल है। तो दर बनाने के बाद क्वेश्चन ऐसे जमेगा, यहाँ पे तो लिखोगे आप अमाउंट, सॉरी यहाँ पे तो लिखोगे आप प्रिंसिपल, और यहाँ पे लिखोगे आप अमाउंट। यानी कि सर ये मूल राशि है और ये कितनी हो गई, वो मूल राशि कितनी थी, 10 थी, इसको हम मूल राशि कहेंगे। ये क्या है, मूल राशि है। मूल राशि का मतलब मूलधन है। पहले मूलधन 10 था सर, उस पर ब्याज लग लगू के ब्याज कितने का लगा, 1 रुपये का, तो राशि कितनी हो गई आपके पास है, 11। ऐसे लगातार 3 साल तक चला, ये पहली साल, ये आपके पास है दूसरी साल,
ये आपके पास है तीसरी साल। कितनी साल चला आपके पास है? लगातार सर 3 साल चला। तो ये कितना हो गया आपके पास है? 1000 हो गया। ये कितना हो गया आपके पास है? 1331 हो गया आपके पास। आप ये बताओ कितना ब्याज लगा? सर हमको 331 का ब्याज लगा है और हमसे ब्याज ही पूछा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर इसका मान हमसे पूछा है और हमको इसने मूलधन दिया था, यानी सर इसका मान हमको इसने दिया है, इसका मान हमको इसने दिया है, ध्यान रखिए। अगर आप ये चाहते हो कि सर हम इसी तरीके से सरल सी भाषा में आपके साथ में जुड़ करके कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट मैथ बिल्कुल फुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ में, तो आपको करना क्या है, ये एक पट्टी सी चल रही है यहाँ देखो, मैथ स्पेशल के लिए डाउनलोड करें उपकार क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए पहले, वहाँ पेड कोर्सेज में जाइए और वहाँ पर मैथ स्पेशल 4.0 के नाम से एक बैच मिलेगा, जिसको हमने 1 अगस्त से ही स्टार्ट किया है। अभी तक उसमें 2 से 3 क्लासें हुई है बस, ठीक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। आप ये चाहते हो कि नहीं सर मैं तो 1.5 महीने में पूरा कोर्स करना चाहता हूँ, आप तो कम से कम 4 से 5 महीने में पूरा कोर्स कराओगे, तो उसके साथ में मैंने इससे पहले अभी एक बैच पढ़ाया है बिल्कुल 2026 तक के अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ, वो पूरा का पूरा बैच आपको फ्री मिलेगा, पूरी रिकॉर्डिंग फ्री है, उनको पढ़ लेना आराम से, ठीक है ना। ये है आपके पास पूरी कहानी। तो आप ऐसे भी आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। तो सर हमसे इसका मान पूछा और इसका मान दिया है, तो हम ये कह सकते हैं इसका मान कितना दिया है, इतना। यानी कि आप क्वेश्चन को कैसे जमाएंगे? सर हम क्वेश्चन को ऐसे जमाएंगे, दी गई राशि कितनी आपके पास है? 12,000। 12,000 का यूनिट कितना आपके पास है? 1,000। और गुणा किससे करोगे? सर गुणा करेंगे हम 331 से। किससे गुणा करेंगे? 331। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो ये कितना आएगा आपके पास? सर ये 3972 आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है? सर हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइएगा हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें जो फ्रैक्शन है ना थोड़ी सी दशमलव में दर दे रखी है, रेट आपकी ऐसी है, यानी आप ये कह सकते हो 5120 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सर सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी आपके पास? 1/8 बनेगी। तो 1/8 बनेगी तो क्वेश्चन को कैसे जमाएंगे? सर हम यहाँ पर लिखेंगे मूलधन, यहाँ पर लिखेंगे हम अमाउंट, यानी जो राशि पहले 8 थी ना, वह 8 से कितनी हो गई? 9। 8 से कितने हो गए यहाँ के पास है? 9। 8 से कितने हो गए यहाँ के पास है? 9। और अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा है, सर मान लीजिए यहाँ 1.5 साल होती, 2.5 साल होती, या फिर मान लो सर सरल ब्याज में कोई क्वेश्चन ऐसे होता कि 25 जनवरी से 30 अप्रैल तक समय आपका दिनों में दे रखा है सरल ब्याज का, ऐसे सारे क्वेश्चन आप कराओ ना, तो मैं आपसे ये कहूँगा आज से 8-10 दिन पहले मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट मैथ फ्री पढ़ाई है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें आरआरबी ग्रुप डी क्रैश कोर्स 3.0 के नाम से, उसमें ये सारे क्वेश्चन जो आज पूछे जा रहे हैं ना, ये सारे मैंने पहले ही पढ़ा दिए हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट देखो, उसमें से जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर मुझसे पढ़ लो आप, बिल्कुल क्रैश कोर्स में, ठीक है ना। वहां सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपके दिमाग में जो भी डाउट है ना, वो सारे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। हम ये कह सकते हैं सर अब देखिए इसका गुणा कितना हो जाएगा? 512। इसका कितना हो जाएगा? 729। आपको क्या दिया है? हमको सर मूल राशि दी है, यानी हम ये कह सकते हैं सर हमको 512 का मान दिया है। कितना दिया है हमको? इतना दिया है। आपसे किसका मान पूछा है? आपसे ब्याज का मान पूछा, तो ब्याज कितना आपके पास है? इतना है। इसमें से ये घटा दो, ये कितना बचेगा? 7 1 और 2, 217। करना कुछ नहीं है आपको, इसके पीछे एक जीरो लगाई थी ना, इसके पीछे एक जीरो लगा दो, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2170 आ जाएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है? सर हमारे पास डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। अब आप ये कहोगे कि सर मान लीजिए इस क्वेश्चन में ब्याज नहीं पूछता, इस क्वेश्चन में हमसे मिश्र धन पूछ लेता कि वह राशि कितनी हो जाती है, तो हम क्या करते? फिर ये किसका चेंज हो जाता है? यहाँ 217 नहीं लिखते हैं आप, 729 लिखते हैं। यहाँ कितने लिखते हैं? 729 लिखते हैं। आप ये कहोगे सर मान लो इसमें मूलधन पूछता, तो अगर यहाँ मूलधन पूछता, यानी कि हम उससे गुणा करते हैं, हमको जिसका मान निकालना होता है उससे, उसकी यूनिट से हम गुणा करते हैं, जिसका हमको मान निकालना होता है उसकी यूनिट से हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यहां पर उसी की यूनिट रखना जिसका आपको मान निकालना है, यहां आप उस यूनिट का भाग देना जिसका मान आपको दिया है। काफी क्वेश्चनों में यहाँ ब्याज दिया हुआ रहता है, तो ब्याज बटे ब्याज की यूनिट आएगी, मिश्र धन बटे मिश्र धन की यूनिट आएगी, मूलधन बटे मूलधन की यूनिट आएगी, जिसका मान निकालना उससे हम गुणा करते हैं। क्लियर है? ये है पूरा कंसेप्ट, ठीक है ना आपके पास है। तो इस तरीके से शायद मेरे पास शायद ये थे आपके पास है टोटल क्वेश्चन, और मैं देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिएगा बिल, अरे यार अभी क्वेश्चन है ना, अभी तो 22 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, ऐसे क्वेश्चन तो आ ही रहे, कहाँ गायब था तुम?
ये रहा आपके पास है क्वेश्चन परसेंटेज का। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में पहले 28% की कमी की गई, फिर 28% की वृद्धि की गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 484 कम है, मूल संख्या बताओ। स्टूडेंटों को कहना ऐसे क्वेश्चन आए थे, मुझे लगा ऐसा आया होगा, लेकिन यहाँ ये गलती करी कि हमने दर समान ले लिया, पर कोई बात नहीं। हमेशा ध्यान रखो, अगर मान लो आपको ये दे रखा है 28% की कमी है और 28% की वृद्धि है, अगर आपके पास है कमी और वृद्धि समान है तो ऐसे सौदे में हमेशा कमी होती है, ये शायद आप जानते भी होंगे। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आप ये कहोगे कि सर ये अलग अलग है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अगला क्वेश्चन कर लेंगे हम। एक संख्या में पहले 28% की कमी की गई, फिर 28% की वृद्धि की गई। आप देखो पहले परिणाम क्या है यहाँ से। सर ऐसे क्वेश्चनों में जो परिणाम निकल के आता है ना हमारे पास है, वो परिणाम हमारे पास है, ये आता है एक्स स्क्वायर बटे 100% की कमी होती है ऐसे क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर बटे 100% की क्या होती है, कमी। एक्स का मतलब क्या है, जो भी आपके पास सेम संख्या है, तो 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर सीधे लिख दे हम 784, और भाग किसका देना है आपको, 100 का देना है। तो 100 का हम जैसे ही भाग देंगे तो सर इतने परसेंट की हमारे पास है कमी हो रही है, यानी हम कह सकते हैं सर यूनिट के हिसाब से 7.84 की कमी है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 784 की कमी है, यानी सर हम ये कह सकते हैं कि 7.84% का जो मान है ना वो 784 है। तो आपको निकालना है मूल संख्या, और मूल संख्या की यूनिट होती है पूरा 100%। कितनी होती है यूनिट, पूरा 100% होती है। अब हम कह सकते हैं सर हम पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाएंगे, और ये पूरा ये कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। कितना आंसर आएगा आपके पास, सर हमारे पास है 10,000 आएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आइएगा एक और क्वेश्चन है आपके पास है इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 को आप देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 23। सर क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, बाद में 50% की वृद्धि हुई, फिर 100% की वृद्धि हुई, उससे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ। ऐसे क्वेश्चनों में देखिए डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर डेटा ये सिंपल है ना तो आप 100 वाला तरीका लगा दो, सबसे बेस्ट है, अन्यथा रेशियो वाला मेथड तो अपनाना है ही है आपको। 100 वाला मेथड, चलिए हम रेशियो वाला मेथड लगा लेते हैं। आप एक बात बताइए 50% की भिन्न कितनी होती है, तो आप ये कहोगे सर 1/2, कमी है इसलिए माइनस का निशान लिखेंगे। यहाँ 50% की भिन्न कितनी होगी, सर हम ये कहेंगे प्लस का 1/2, चलिएगा। फिर 100% की वृद्धि हो जाती है, अगर 100% की वृद्धि हो जाती है तो 100% की भिन्न कितनी होती है, सर 1/1 होती है। इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना, 100% की भिन्न होती है 1, जिसको हम 1/1 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे जमेगा, सर क्वेश्चन ऐसे जमेगा कि जो राशि पहले 2 थी उसमें कमी हो गई तो 1 रह गई, उसको जमा दिया, इसको जमाओ। जो पहले राशि 2 थी उसमें वृद्धि, इसमें प्लस का निशान है, जुड़ेगा आपके पास 3, और जो राशि 1 थी वह राशि कितनी हो गई आपके पास, प्लस का 1, 2 हो गई, वह राशि कितनी हो गई 2। अब इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा 4, इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा आपके पास है 6। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उससे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ, तो सर साफ सट दिख रहा है आपको कि यहाँ से लाभ है, पहले राशि इतनी थी अब राशि इतनी हो गई, यानी आप ये कह सकते हो 2 यूनिट का, 2 यूनिट का क्या है सर, 2 यूनिट का उसको प्रॉफिट है, 2 यूनिट का क्या है उसको लाभ है। क्वेश्चन ये चाहता है इसको परसेंटेज में बताओ, तो ये लीजिए परसेंटेज में प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 2 यूनिट बटे में 4, और गुणा कैसे करना पड़ेगा आपको 100 से, आप ये कह सकते हो 2 बार। तो सर हमारे पास 50% एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि 50% का गेन कह दो या प्रॉफिट कह दो, बात एक ही। क्लियर है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मैंने 2 क्वेश्चन ये लिए, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा आपको। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप नहीं करवा रहे हो। वो इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, मैंने इससे जस्ट पहले एक क्लास अपलोड करी है, उस क्लास में अभी तक के त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चनों को टाइप बाय टाइप पूरे कॉन्सेप्ट के सहित पढ़ा दिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं पढ़ी है तो अभी जाओ, ये सारे क्वेश्चन वहां पर हैं और उन्हीं में से आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये थी आपके पास आज की क्लास, आप सभी को ऑल द बेस्ट। हो सकता है कि कल आपको क्लास देखने को नहीं मिले, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हम रिमोट को ठीक करवाने जाएंगे। तो मुझे पता है कि क्लास आपको लग रहा होगा ठीक चल रही है, लेकिन नहीं चल रही है, ये कभी भी खराब हो सकती है। ये तो चल गई है शायद आज क्लास इसलिए क्योंकि ये तो काम कर ही नहीं रहा है, ये तो आराम भरोसे रिकॉर्ड हो गई थी क्लास है, ठीक है। चलिएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल जिनका पेपर है उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। हाँ, और साथ में एक और मैसेज है,
प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो ना, एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करके जाना यार। आप जो कमेंट्स करते हो ना, मैं उनको पढ़ता हूँ और बड़ा खुश होता हूँ यार, मनी मन में खुश होता हूँ मैं, ठीक है ना। एक प्यारा सा कमेंट्स और लाइक जरूर करना।